अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है ऑलर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी बाय लैग्रांज मेथड। ठीक होगी बात। तो हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स इस्तेमाल करते हुए ऑलर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो आपके पास मेन हेडिंग होगी कि भाई ऑलर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी बाय लैग्रांजियन मेथड। तो इससे पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो हमने तब भी ऑलर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी थी रिजिड बॉडी के लिए, मगर न्यूटोनियन कंसेप्ट से निकालनी थी, यानी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट यूज किया था। मगर जब हम लैग्रांज में आ जाते हैं तो एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन लैग्रांजियन मैकेनिक्स में कैसे निकाली जा सकती है, ड्राइव करेंगे इनको। लेट्स से शुरू करते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसमें एक पॉइंट के गिर्द वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी ओरिएंटेशन हम ऑलर एंगल से बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑलर एंगल होंगे वो हमारे लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, यानी आपके पास फाई थीटा साई जो होंगे ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं। तो आपके पास कंपोनेंट चूंकि रोटेट कर रहा है तो अप्लाइड टार्क का जो कंपोनेंट होंगे वो आपके पास जनरलाइज फोर्स के तौर पे होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज एंगल। यानी कि अगर आप जी एक्सिस पे हैं तो जी एक्सिस पे जो टार्क का कंपोनेंट होगा वो आपके पास साई के होगा। इसी तरीके से हर एक्सिस के कॉरस्पॉन्ड जो आपके पास अप्लाइड टार्क का कंपोनेंट होगा वो जनरलाइज फोर्स के तौर पे देंगे हम। ठीक है, तो ये दो बातें आगे भी इस्तेमाल होंगी, वहां पे आपने इन चीज को याद रखना है। तो शुरू करते हैं जी। लैग्रांज फंक्शन हमारे पास क्या होता है, L इक्वल टू टी माइनस वी। अब टी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल वी है ये आपके पास जाहिर है कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं कहूं कि बॉडी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप इस तरीके से चूज करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिस्टम, यानी कि कंसाइड कर रहे हैं कि बॉडी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम कंसाइड कर गया, तो इसका मतलब वो जो इनर्शिया टेंसर में आपकी 9 टर्म आनी थी उनमें से सिर्फ 3 बचेंगी, यानी डायगोनल वाली। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म सिर्फ बचेंगी। ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी फिर हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में सिर्फ लिखी जाएंगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म वैनिश हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसाइड कर गया किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम के साथ। तो अब आपने काइनेटिक एनर्जी लिख दी 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 1/2 I3 ओमेगा 3 स्क्वायर। ठीक होगी बात। अब जो ओमेगा आप देख रहे हो, ओमेगा आई अगर मैं लिखता हूं तो जाहिर है उसके 3 कंपोनेंट होंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, क्योंकि आपके डायगोनल में जो आपके पास प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी 3 ही होंगे। तो आपके पास हम कहेंगे ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के ये अलोंग बॉडी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और या आप बोल सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम के अलोंग आप देखोगे। तो आप अगर एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हो तो आप कहोगे ओमेगा 1, आप लिखोगे कि भाई फाई डॉट एक्स प्लस थीटा डॉट एक्स प्लस साई डॉट एक्स, क्योंकि मैं बॉडी कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो कि कंसाइड किया हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो ओमेगा 1 को लिख सकता हूं कि ये इसके बराबर आ जाएगा। आप यहां से उस ये लेक्चर हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, वहां पे ड्राइव भी किए हुए हैं, तो मैं अभी डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओमेगा 1 बराबर आ जाएगा फाई डॉट साइन थीटा साइन फाई साई प्लस थीटा डॉट कॉस साई के। तो इसी तरीके से वाई एक्सिस के लॉन्ग हम निकालेंगे ओमेगा 2, जी एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे ओमेगा 3, उनकी वैल्यूज भी हमें मालूम पड़ेंगी। ठीक है, अब आप लैग्रांज फंक्शन पे आ जाते हैं, इक्वेशन पे। तो आप लिखेंगे डी बाई डी टी आ जाएगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल साई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल साई इक्वल टू 0। आप देखो 3 कोऑर्डिनेट थे, उनमें से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट साई कोऑर्डिनेट के अलोंग अभी मैं सिर्फ इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। तो L इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है, L की जगह टी माइनस वी आपने लगा दिया। तो आपके पास जब आप देखोगे कि पोटेंशियल जनरलाइज वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता, साई याद है ना कोऑर्डिनेट है, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगी जनरलाइज वेलोसिटी। तो पोटेंशियल आपका पोजीशन पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए पार्शियल वी ओवर पार्शियल साई डॉट को 0 होना चाहिए। तो आप यहां से ये फैक्टर वी 0 कर दोगे, क्योंकि आपके पास इसका
डिफरेंशियल नहीं आएगा, तो डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल साई डॉट, इसको ओपन करके जो पोटेंशियल वाला फैक्टर है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बिल आखिर मेरे सामने आ गई। अब आप जानते हैं साई यहाँ पे एंगल है बुनियादी तौर पे जो मेरे लिए काम कर रहा है किस तौर पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के तौर पे। और हम ये भी जानते हैं कि साई एंगल ऑफ रोटेशन होता है जी एक्सिस, प्रिंसिपल जी एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरलाइज फोर्स जो होगी इस कोऑर्डिनेट के अलोंग वो बुनियादी तौर पे जी कंपोनेंट होगा अप्लाइड टार्क का। ठीक है, ये बात भी हम मैं पीछे पॉइंट में समझा के आया हूं। तो अब आप यहां से T3 लिख देंगे कि थर्ड कंपोनेंट है आपके पास, तो माइनस पार्शियल V ओवर पार्शियल साई। ये बेसिकली ग्रेडियंट का कंसेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन के लिहाज से चेंज होगी तो वो आपने टॉर्क के सूरत में लिख दी यहाँ पे, चूंकि रोटेशन है। तो इस जगह पे इक्वेशन 3 में मैंने T3 बना दिया। तो ये आपके पास है, इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, T3 इधर ले आए हैं, डी बाई डी टी पार्शियल टी वो पार्शियल साइड डॉट था। तो देखो मैंने अब क्या किया कि पार्शियल ओमेगा आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है फर्स्ट फैक्टर में भी और सेकंड फैक्टर में भी। अब ओमेगा आई, और हम जानते हैं 3 कंपोनेंट है ओमेगा आई के, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, समेशन का सिंबल आ गया है। तो आई यहाँ पे 3 के इक्विवेलेंट होगा 1 2 3। तो अब जब आप समेशन ओपन करेंगे तो आप लिखोगे पार्शियल टी ओवर पार्शियल ओमेगा 1 ओवर पार्शियल साई डॉट, इसी तरीके से फिर ओमेगा 2 के लिए, फिर ओमेगा 3 के लिए। ये पहली ब्रैकेट भी ऐसे ही ओपन होगी, डी बाई डी टी बाहर है, और ये अगली ब्रैकेट भी ऐसे ही ओपन होगी। तो ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में मुझे वैल्यूज प्लेस करके आंसर लाना है। तो मुझे किस किस चीज का आंसर चाहिए, पहले जरा गौर करो। पार्शियल टी ओवर पार्शियल ओमेगा 1, पार्शियल टी ओवर पार्शियल ओमेगा 1, पार्शियल टी ओवर पार्शियल ओमेगा 2, पार्शियल टी ओवर पार्शियल ओमेगा 2। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई, मैं पहले ये साथ साथ करवाता जाता हूं। तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 समेशन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नीचे आई है ओमेगा आई स्क्वायर है। अगर आप इसका ओमेगा के लिहाज से डिफरेंशियल करोगे तो 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ आई आई आ जाएगा और ओमेगा आई आ जाएगा। अब आई की वैल्यू जैसे मैं बोल चुका हूं 1 2 3 है। जब ओमेगा 1 रखोगे तो I1 ओमेगा 1 आ जाएगा, जब ओमेगा 2 रखोगे तो I2 ओमेगा 2 आ जाएगा, जब ओमेगा 3 रखोगे तो I3 ओमेगा 3 आ जाएगा। तो क्या अब आपको इनकी वैल्यू समझ आ रही है कि आपने इस टूल से वैल्यू निकाल ली, आई की जो वैल्यू भी रखोगे, आई की वैल्यू 3 ही मुमकिन है, 1 2 3। तो 1 रखोगे तो I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, I3 ओमेगा 3। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में ये जो रेड वाले फैक्टर नजर आ रहे हैं इनकी वैल्यूज तो मालूम पड़ गई। अब जरा पहली ब्रैकेट में देखो, ओमेगा 1 को आप साई डॉट के साथ डिफरेंशियल कर रहे हो, यानी वेलोसिटी के लिहाज से देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो ओमेगा 1 है ये अब आपके साई डॉट जो है ये तो बेसिकली फाई पे डिपेंडेंट होती है, तो साई पे तो डिपेंड ही नहीं करती, इसलिए 0 आ गया। ओमेगा 2 थीटा पे डिपेंड करती है, तो इसलिए ये इसका भी डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। ओमेगा 3 साई डॉट पे डिपेंड करेगी, तो इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। साई डॉट भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो रेशियो इनकी किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, याद रखना साई जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, साई डॉट इसका ना जनरलाइज कोऑर्डिनेट का डिफरेंशियल लिया टी के लिहाज से, तो वेलोसिटी बन गई। तो ओमेगा 1 भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। साई जो वेलोसिटी है ये ओमेगा 3 आपको के ऊपर डिपेंड करती है, ओमेगा 1 फाई पे डिपेंड करती है, ओमेगा 2 थीटा पे डिपेंड करती है, ओमेगा 3 साई पे डिपेंड करती है। तो उस लिहाज से इसका आंसर 1 आ गया। अब इसका मतलब ये जो आपने पहले इस ब्रैकेट के अंदर पार्शियल ओमेगा 1 पार्शियल साई डॉट, पार्शियल ओमेगा 2 पार्शियल साई डॉट, इनके आंसर भी मालूम पड़ गया। अब अगली बात पे आ जाओ, पार्शियल साई ओवर पार्शियल ओमेगा 1 पार्शियल साई, पार्शियल ओमेगा 2 पार्शियल साई, पार्शियल ओमेगा 3 पार्शियल साई, इनका जवाब चाहिए। तो अब आपने इससे पहले ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू निकाली, ओमेगा 1 इसमें भी साई आ रहा है, ओमेगा 2 में भी साई आ रहा है, ओमेगा 3 में भी साई नहीं है बल्कि साई डॉट है। ठीक है, तो अब इनको आपने डिफरेंशियल करना है, तो वो हम डिफरेंशियल करते हैं बारी बारी। तो अब आपके पास पार्शियल ओमेगा व पार्शियल साई, आपने ओमेगा 1 की वैल्यू प्लेस की, इसका जवाब आ जाएगा। ये सारे का सारा जवाब ऑब्जर्व करें तो ओमेगा 2 के बराबर आ रहा है, साइन इनके रिवर्स हुए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस ओमेगा 2 की वैल्यू प्लेस कर दो,
तो जनाब ये जवाब माइनस ओमेगा 1 के बराबर आ जाएगा, और आपने जब ओमेगा 3 देखा था तो उसमें तो साया आ ही नहीं रहा था, तो वो 0 आ जाएगा। तो क्या इसका मतलब इस ब्रैकेट में भी सारी ओमेगा 1 ओवर पार्शियल ओमेगा 1 ओवर पार्शियल साई का जवाब आ गया, पार्शियल ओमेगा 2 पार्शियल साई का जवाब आ गया, पार्शियल ओमेगा 3 पार्शियल साई का जवाब आ गया। अब ये सारी वैल्यूज जो मैंने बनाई हैं ये सारी मैं प्लेस करने वाला हूँ इक्वेशन 6 में। तो वो अब आपने वैल्यूज प्लेस कर दी, आपके पास यहाँ पे रख लेते हैं। तो आपने देखा कि पार्शियल टी ओवर पार्शियल ओमेगा 1 को i1 ओमेगा 2, पार्शियल टी ओवर पार्शियल ओमेगा 2 को i2 ओमेगा 2, पार्शियल टी ओवर पार्शियल ओमेगा 3 को i3 ओमेगा 3 कर दिया, और उसके साथ जो था पार्शियल ओमेगा ओवर पार्शियल साई डॉट वो 0 है, पार्शियल ओमेगा 2 साई वो 0 है, पार्शियल ओमेगा 3 ये 1 आ गई, ये वैल्यूज प्लेस हुई है। इसी तरीके से अगली ब्रैकेट में वैल्यूज प्लेस करके इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप वो इक्वेशन 6 में वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं, जस्ट आपके पास जो जीरो वाले फैक्टर वो खत्म हो जाएंगे। अब आप इसको डिफरेंशियल करोगे तो आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कांस्टेंट होता है, तो अब i3 आप बाहर ले लोगे, ओमेगा डॉट लगा दोगे डिफरेंशियल करके, फिर इनमें से आप कॉमन ले लोगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों में आ रहे हैं, नेगेटिव के साथ कॉमन उठा लोगे ये, तो आपके पास क्या बन जाएगा कि भाई आपके पास माइनस i1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्लस i2 ओमेगा 2, इसे कॉमन लेंगे तो i2 माइनस i1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 7 जो आप देख रहे हो ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है। तो इसका मतलब बकिया दोनों ऑर्डर इक्वेशन भी सिमेट्रिक के लिहाज से, साइक्लिक वेरिएशन के लिहाज से आप निकाल पाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपके पास एक बात याद रखने की है कि ये जो ऑर्डर इक्वेशन है ये थीटा और साई कोऑर्डिनेट के मुताबिक नहीं है, ये साई के मुताबिक है, ठीक है। तो अब आपके पास इसी तरीके से आप टार्क 1 जो टार्क का कंपोनेंट होगा एक जनरलाइज फाई के अलोंग, और इसी तरह टार्क 2 जो थीटा के अलोंग होगा वो आप निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास वही 3 इक्वेशन आ गई जो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स के तहत निकाली थी। तो आज लैग्रांज मैकेनिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम उन्हीं रिजल्ट्स तक पहुंच गए हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम टॉर्क फ्री मोशंस को जरा स्टडी करेंगे। तो जनाब इसमें अगर कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।